रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से विभाग का कामकाज प्रभावित हो रहा है। शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कर्मचारियों के हड़ताल पर कहा कि सरकार उनकी मांगों को लेकर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले विभाग की तरफ से जो टारगेट सेट किया गया है उसे पूरा करना होगा। मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अंचलाधिकारियों और डीसीएलआर को लेकर खास ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि जो अच्छा काम करने वाले अंचलाधिकारी हैं उन्हें नियम के अनुसार डीसीएलआर में प्रमोशन दिया जाएगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। विभाग के पदाधिकारी के साथ 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग वार्ता किए और उनसे आग्रह हमने किया है कि 31 मार्च का टारगेट पूरा करें। हमारा 31 मार्च तक परिमार्जन का टारगेट पूरा करते हैं तो उनके सम्मान और उनके पूर्व के मुख्य सचिव के साथ हुए समझौते पर सहानुभूति पूर्वक हम लोग विचार करेंगे। उन लोगों ने भी सोमवार तक का हमने समय दिया है और अंचलाधिकारी से भी हमने आग्रह किया है कि 31 मार्च तक विभाग के लक्ष्य को प्राप्त करने में उनकी भूमिका अहम हो। और मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो अच्छा काम करने वाले हमारे अंचलाधिकारी होंगे, नियमानुसार डीसीएलआर में प्रमोशन दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उनके पत्र के माध्यम से हम लोग प्रधान सचिव के द्वारा मुख्य सचिव तक संचिका मुख्यमंत्री तक हम भेजेंगे। निश्चित तौर पर अच्छे काम करने वाले लोगों के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति होगी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अच्छे पदाधिकारी को सम्मानित करते रहे हैं, लेकिन जो गलत करेंगे वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आज सुपौल सदर के पूर्व अंचल अधिकारी प्रिंस राज को फर्जी प्रमाण पत्र के कारण बर्खास्त कर दिया गया। कल कैबिनेट की मुहर भी लगी। फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी लेने की शिकायत वाले सभी मामले की हम तेज गति से जांच करा रहे हैं और इस तरह के काम करने वाले बचेंगे नहीं, बख्शे नहीं जाएंगे। आज राज्य के सभी 101 डीसीएलआर के साथ हमारे विभाग के प्रधान सचिव बैठक किए और बैठक में कोर्ट के प्रति सुनवाई के निर्देश दिए हैं। इसके लिए न्यायालय में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का व्यवस्था भी बनाई गई है। कुछ लोग रो रहे थे कि सुनवाई का जगह नहीं, बैठने का कोई साधन नहीं, कई तरह की समस्याएं। हमने कहा है कि आप डे टू डे बिहार के जनता के हित में कर्मचारी, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, एडीएम और डीएम, कमिश्नर सभी से आग्रह है कि ये जमीनी विवाद मेरी जिंदगी से जुड़ा है, बिहार के भविष्य से जुड़ा है।
बिहार के लोगों की उम्मीद बढ़ी है। सरकार की जिम्मेवारी है, शासन प्रशासन में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है कि हम उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और एक अभियान के रूप में इसको लेकर समाधान करेंगे। डीसीएलआर से हुई बैठक के संदर्भ में प्रधान सचिव बताएंगे। कल कैबिनेट की बैठक हुई थी मंत्रि परिषद की, उसमें माननीय मंत्री जी भी थे। उस बैठक के बाद हम लोग ने सभी कर्मचारी के प्रतिनिधि को बुलाया, क्योंकि सीओ की जब हड़ताल हुई थी तो माननीय मंत्री जी ने ही उसको तोड़ने के लिए उनको अनुरोध किया और उन्होंने माननीय मंत्री जी की बात को मानते हुए वे काम पर वापस आ गए। उसी प्रकार से कर्मचारी लोग को बुलाया गया माननीय मंत्री जी द्वारा और एक बैठक 7 बजे कल ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें विभाग के सभी पदाधिकारी थे और कर्मचारी लोग थे। उसमें उनका जो मुख्य डिमांड था कि वो नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के स्थापना दिवस और सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, अगर विपक्ष राज्यसभा में उम्मीदवार खड़ा करता है तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी, क्योंकि उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि पार्टी का प्राथमिक सदस्यता अभियान 25 मार्च तक चलेगा। इसके बाद प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक संगठनात्मक चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक पार्टी को जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है, जिसके लिए वे बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार उनकी पार्टी बिहार की सत्ता में हिस्सेदारी बनी है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ मिलकर पूरी ताकत से जनता की सेवा की जा रही है। आगे भी पार्टी हर बूथ पर पहुंचने और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान के माध्यम से कार्य करेगी। 2023 में आज ही के दिन मतलब 21 फरवरी को हुआ था। आज फिर से हम स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे बिहार में पार्टी की ओर से विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की जा रही है। आज पटना सहित बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में साथ ही वहां स्थापना दिवस भी मना रहे होंगे और साथ ही साथ विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर रहे होंगे। विशेष सदस्यता अभियान अभी से चलेगा और पूरा 25 मार्च तक प्राथमिक सदस्यों की भर्ती का काम है। इसके बाद विधिवत पार्टी का चुनाव प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय इकाई तक होना है। तो इसकी शुरुआत आज हम सब लोग कर रहे हैं। 2023 से अब तक पार्टी ने जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफलता पाई है। इस बात के लिए हम बिहार की समस्त जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक मुकाम इतने दिनों में पार्टी को आम जनता के आशीर्वाद से और कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से मिला है और जो मुकाम मिला, जो आशीर्वाद मिला है जनता का, जनता की सेवा हम पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। एनडीए के साथ मिलकर हम सब लोग चल रहे हैं। एनडीए को बहुत बड़ा आशीर्वाद बिहार की जनता ने दिया है और पहली बार हमारी पार्टी बिहार की सत्ता में हिस्सेदार है। तो जो भी हिस्सेदारी हमारी है उस ताकत से जनता की सेवा हर तरह से हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। कोशिश हमारी है कि पार्टी को हर मतदान केंद्र तक हम पहुंचाएं। लगभग सभी जगह पार्टी हमारी पहुंच भी चुकी है, लेकिन विधिवत सदस्यता अभियान के माध्यम से लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम हम करेंगे और आगे आने वाले दिनों में पार्टी को शीर्ष पर हम आम जनता के आशीर्वाद से और अपने कार्यकर्ता साथियों की मेहनत से निश्चित रूप से ले जाएंगे। ऐसा विश्वास आज स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब लोग व्यक्त करते हैं, संकल्प भी लेते हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से एक बात के लिए धन्यवाद आज की तारीख में करना चाहते हैं। एआई के महत्व को उन्होंने
समझा है और उनका अपना विजन है, अपनी दृष्टि है और उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारा भविष्य कैसा होगा, देश का भविष्य कैसा होगा, इसमें एआई की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर दुनिया भर के लोगों को उन्होंने दिल्ली में इकट्ठा किया है और वहाँ विमर्श का दौर जारी है। लेकिन इसी बीच जिस तरह से विपक्ष की ओर से दिल्ली में इसी समिट के दौरान कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से भव्य ढंग से प्रदर्शन किया, दुनिया के सामने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को कांग्रेस के लोगों ने गिराने का काम किया। उनका प्रदर्शन न सिर्फ मुखर था बल्कि देश को अपमानित करने वाला उनका प्रदर्शन था। कांग्रेस के लोगों को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना जनता तो उनके हर हरकत को देख ही रही है। दुनिया कहाँ जा रही है, देश हमारा कहाँ जा रहा है और कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं। तो उनके इस कदम की हम पार्टी की ओर से आलोचना करते हैं। जिस तरह से दिल्ली में हम लोगों ने किया, देश का अपमान है, तो हम उनके इस काम की आलोचना करते हैं और आम लोगों से आग्रह करते हैं कि ये नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संकल्प सभागार में कृषि इनपुट अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में हुई अतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ और मोन्था तूफान के कारण हुई फसल क्षति के लिए 2 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को 100 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से रिमोट दबाकर अंतरण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान इस राशि का उपयोग आगामी फसलों के लिए कर सकेंगे। कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सभी बाढ़ प्रभावित किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है। राज्यसभा सभी बाढ़ पीड़ित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग किसानों की तरक्की के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारा मानना है कि राज्य के खजाने पर बाढ़ पीड़ितों का पहला हक है, ये कहना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। बता दें कि वर्ष 2025 में भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ और मोथा तूफान के कारण राज्य के 13 जिले यथा बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गयाजी, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल में फसल की क्षति हुई थी। इन जिलों के 53 प्रखंड और 493 पंचायत के किसान प्रभावित हुए थे, जिसके लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा सभी प्रभावित जिलों के किसानों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया तथा जिलों द्वारा इसका सत्यापन किया गया। आज 2,02,000 किसानों को 113 करोड़ 16 लाख रुपए सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किए। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आयोजन स्थल के भीतर मोदी विरोध में अपने कपड़े उतार कर एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए और टी शर्ट पर संदेश लिखे गए। समिट में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई वैश्विक कंपनी के प्रमुख मौजूद थे। विरोध के समय तरीके को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की बिहार प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं ने पटना के इनकम टैक्स पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एआई समिट पे पूरे विश्व के लोग भारत के नेतृत्व में एक मंच पे इकट्ठा हुए थे और वहाँ सुनियोजित षड्यंत्र के वो राहुल गांधी जी के घर से वो साजिश रची गई है, ये स्पष्ट है। और उन लोगों ने वहाँ जाकर नंग धड़ंग प्रदर्शन करके भारत को शर्मसार किया है पूरे विश्व में। आज भारत की ताकत पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रही है। उस ताकत के नाम पर सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना आज बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी।
हम सब लोग इस प्रदर्शन के नाम पे उनको आगाह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि आज भारत को इस प्रकार से शर्मसार करना राहुल गांधी छोड़ दे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी टैरिफ नीति से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध करार देकर उसे हटाने का आदेश दिया है, लेकिन ट्रंप ने तुरंत 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए जब ट्रंप से भारत के साथ व्यापार समझौते पर ग्लोबल टैरिफ के असर को लेकर सवाल किया गया, तो ट्रंप ने साफ कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ भी बदलाव नहीं होने जा रहा है। ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ 24 फरवरी से लागू होगा और फिलहाल यह 150 दिनों तक लागू रहेगा। उसके बाद अमेरिकी संसद में इस पर प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर अमेरिकी संसद तय करेगी कि इसे बनाए रखना है या नहीं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को अवैध ठहराने के बाद और उसके बाद ट्रंप द्वारा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के बाद अब सवाल उठता है कि भारत पर कितना टैरिफ लगेगा। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत पर 10% टैरिफ लगेगा। कई देशों पर 10% से ज़्यादा टैरिफ था, जिसमें यूरोपीय संघ पर 15%, जापान पर 15%, ब्रिटेन पर 10% और भारत पर 18%। अब ग्लोबल टैरिफ के बाद इन सभी देशों पर टैरिफ घटकर 10% हो जाएगा। इस तरह भारत पर भी अब 18 के बजाय 10% टैरिफ ही लागू होना चाहिए। हालांकि अभी से लेकर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ घोषित अंतरिम व्यापार समझौते में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा, भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे। उनके अनुसार यह पहली की स्थिति से उलट है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बताया। हाल ही में अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% दंडात्मक टैरिफ हटाए थे और नए ढांचे के तहत इसे घटाकर 18%। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे आंखें न्यूज 24 के साथ।